आपके अपने चैनल एमएमके स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व से हम सब सेट 3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बेहतर से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये आपका 2026 का अनसॉल्व है और गणित का अनसॉल्व है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैथ का है ना, चलिए सेट 3 पर चलते हैं। और सेट 1 सेट 2 आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं, वहां से भी इसको पहले देख लीजिए। नहीं तो आप इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते जाएंगे तो स्क्रीन पर ही आपको लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सेट 3 पर चलते हैं। और सेट 3 आप देख सकते हैं, ये आपका सेट 3 है, ठीक है। सेट 3 है ना, और ये आपका 2025 का रियल पेपर होता है, अनसॉल्व जो करते हैं हम सब, ठीक है। अब देखिए इसका कोड क्या है, 822 BF, जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नोट निर्देश जो है आप सेट 1 में पढ़े होंगे, जैसे सेट 1 में निर्देश सबको पता रहता है भाई, निर्देश में क्या रहता है। अब चलिए खंड अ पर, खंड अ में टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। और पहले क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं, क्योंकि इसलिए लिखते हैं, आपको यहाँ से आपको PDF भी दिया जाता है एमएमके स्टडी क्लासेज के माध्यम से, इसलिए PDF दिया जाता है ताकि अगर आप 7 सेट आपके सॉल्व होंगे 2026 का अनसॉल्व का, सातों सेट अगर आपके पास रहेगा PDF के माध्यम से, एग्जाम जैसे 1-2 दिन रहेगा, सातों सेट को रिवीजन कर देंगे, एग्जाम देने जाएंगे, पूरा अच्छे से फुल मार्क्स करके आएंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। और पहले क्वेश्चन को करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को यहीं लाइक कर दें, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है कि हाँ आप सब पहले क्वेश्चन को करते ही हम आप सब सपोर्ट कर दिए। चलिए करिए, यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखे भी हैं अनसॉल्व से, पढ़िए। यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो cos थीटा का मान होगा, ठीक है। tan थीटा का मान आपको दे दिया, cos थीटा का मान आपसे पूछ लिया, भाई सिंपल है ना। तो देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिखिए, tan थीटा बराबर आपका दिया 3/4। और आप सबको लाल बटे कक्का से पता होगा, और ये सब आपका जो ट्रिक होता है बहुत पहले हम बता दिए थे, लाल बटे कक्का से हमें पता है। साइन जो होता है लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, और लंब 10 होता है, कॉस 10 होता है, कॉस के बाद 10 होता है, 10 जो होता है लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा जो है लंब बट्टा आधार, मतलब ये आपका लंब है और ये आपका जो है आधार है, समझ गए। तो लंब और आधार तो हमें पता है, और cos थीटा जब हमको ज्ञात करना है तो आधार और कर्ण का मान पता होना चाहिए। आधार का मान पता है, कर्ण का मान नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले इसमें एक आप त्रिभुज बना लीजिए, जो कि बेहतर रहेगा आप सबके लिए। हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया और इसका नाम देना है तो नाम दे दीजिए ABC, नाम दे दिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोण ले लेते हैं, कोण बनता है थीटा, तो जस्ट इसके सामने वाला ये लंब है, लंब हमें पता है कितना 3 है तो 3, और ये वाला आधार होता है, कोण यहाँ बनता है तो ये लंब होता है, ये आधार है, तो ए से हम डिनोट कर देते हैं। और आधार कितना है, 4 है, और कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा, यही हमारा कर्ण है, समझ गए। कर्ण नहीं पता तो कर्ण ज्ञात कर लीजिए, और पाइथागोरस प्रमेय से तो ही ज्ञात करेंगे ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करिए। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ लिखेंगे हम सब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, मात्रा हटा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। आप पता है क्यों इस तरीके से हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर 2 अंक में आएगा तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। अगर 1 अंक में आएगा शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करके टिक लगा लेते, बट ऐसा क्वेश्चन 2 अंक में भी आता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना नहीं पता, कर्ण तो निकालना, तो कर्ण स्क्वायर रहेगा ही। लंब कितना है, 3 है, तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार कितना है आपका, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करिए, तो ये आपका कर्ण स्क्वायर रहेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 होगा। इसका आप स्क्वायर हटा दीजिए कर्ण का, तो के लिखिए, कर्ण बराबर आपका जैसे स्क्वायर हटा बराबर की उधर संख्या
अंडर रूट में 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 का अगर अंडर रूट में है तो बाहर कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 × 5 25 होता है, तो k बराबर कितना हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल 5 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा कण का मान मिल गया। कण का मान जब आपका 5 मिल गया, ठीक है, कण का मान हमारा 5 मिल गया, समझ गए। कण का मान जब हमारा 5 मिल गया तो हमें ज्ञात क्या करना, कॉस थीटा। कॉस थीटा यही ज्ञात करना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए साइन कॉस आधार बटा कण होता है, क्या होता है, आधार बटा कण होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार कितना है आपका, आधार आपका 4 है, तो 4 बटा में कण कितना है, कण आपका 5 है, तो 5 4 बटा 5 हो जाएगा हमारा कॉस थीटा का मान, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने पे मिल रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर कितने पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं 4/5 मिला। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4/5 ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को भी हम लिख दिए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार नज़दीक कर देते हैं, आप यहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह आपका जो है प्रायिकता का क्वेश्चन है, बड़ी बेहतर प्रश्न है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को अगर एक बार फेंकेंगे, अभी समझाते हैं, तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। सिंपल है, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। अब मान लीजिए एक पासे को फेंकते हैं, और पासा हम कई बार समझाए हैं, लूडो का जो गोटी होता है समझते हैं, उसमें 6 साइड होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी गिर सकता है, वही पासा होता है। तो कुल परिणाम आपका क्या हो जाएगा, कुल परिणाम जो होगा, जब एक पासे को फेंकेंगे तो या तो 1 गिरेगा, या तो 2 गिरेगा, या तो 3 गिरेगा, या तो 4 गिरेगा, या तो 5 गिरेगा, या तो 6 गिरेगा। कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 होते हैं, सही है। और कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या देखिए ये अनुकूल परिणाम है आपका, सम संख्या, जो इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता है। सम संख्या क्या, 2 आपका सम संख्या है, 3 आपका विषम है, 4 आपका सम है, 5 आपका विषम है, 6 आपका सम है। तो 3 सम संख्या है और 6 जो है कुल परिणाम है आपके, ठीक है। और पूछा हमसे सम संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता PE, प्रायिकता बराबर जो होता है क्या होता है, कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम, यही कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, सॉरी। और सम संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम ये हो जाएगा। अनुकूल परिणाम कितना, 1 2 3 है, अनुकूल परिणाम 3 है, और कुल परिणाम आपका 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6, तो 3 × 3 3 दूना 6 मिला कि आपका 1/2 मिला, और आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगा, समझ गए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1/2 जो है ऑप्शन बी में हम देख पा रहे हैं। सिंपल था आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम सब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा, यानी वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया है, और पूछ लिया हमसे माध्यक वर्ग होगा इनमें से कौन सा। और ऑप्शन को भी देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिंपल क्वेश्चन है आपका। माध्यक वर्ग आपको ज्ञात करना है, बहुत सिंपल तरीके से हम सब ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप संचयी बारंबारता निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें काम रहता है आपका संचयी बारंबारता का। तो संचयी बारंबारता, ठीक है, लिख दें पूरा बारंबारता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जिसको हम CF से डिनोट करते हैं बारंबारता को, और संचयी बारंबारता को हम CF से डिनोट करते हैं, और बारंबारता को हम F से डिनोट करते हैं, सबको पता है, ठीक है। चलिए अब देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले बारंबारता का पहला पद लिखते हैं, 7 को लिखेंगे, 7 को लिख लिए। चलिए उसके बाद सबको पता है, साथ में इसके नीचे वाले को जोड़ेंगे। अब इसमें इसके नीचे यानी 8 को जोड़ेंगे, 8 7 कितना होता है 15, ठीक है। अब 15 में इसको जोड़ेंगे, इसके नीचे वाले को, ठीक है। इसी प्रकार जोड़ते चले जाना। 15 में 15 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, फिर 30 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ये मिल गया आपका 45। अगर देखिए आप इसको जोड़ेंगे बारंबारता को तो यही 45 ही मिलेगा, यानी n बराबर आपका कितना मिलेगा 45 मिलेगा, जो कि आपका एक विषम संख्या है। क्या है, विषम है।
और जब आपका विषम संख्या होता है तब क्या लगता है आपका माध्यक वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है। जब विषम संख्या होता है तो n/n+1/2 लगता है, और जब सम संख्या रहता है n/2 लगता है, और जब विषम संख्या रहता है तो आपका n+1/2 लगता है। जैसे n+1/2, n का मान आपका क्या है 45 है तो हम 45 रखेंगे, प्लस में 1 है तो प्लस में 1, बटा में 2 तो 2। देखिए 45 और 1 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, बटा में 2 तो 2 एकड़ में 2 से 1 कट जाएगा कितने बार में 23 बार में। ठीक है, तो 23 मिल गया हमारा, समझ गए क्या मिला आपका 23 मिल गया ना। आप 23 को देखिए किस संचयी बारंबारता के अंतराल में है। 7 के अंदर तो नहीं आएगा, 15 के भी अंदर नहीं आएगा, 30 के अंदर आ जाएगा आपका 30 के अंदर में ही आएगा। यानी जो आपका संचयी बारंबारता, इसको घेर लीजिए पूरा, यानी जो वर्ग अंतराल होगा जब आपका, ठीक है क्या है, यानी माध्यक वर्ग होगा, वर्ग अंतराल नहीं, माध्यक वर्ग जो होगा तो ये आपका 23 मिला है, 30 के अंदर में ही है। ठीक है, तो ये आपका f का मान हो जाता है, और CF का मान संचयी बारंबारता ये होता है जस्ट इसके ऊपर। मगर माध्यक वर्ग पूछा है हमसे, तो माध्यक वर्ग 20 से आपका क्या होगा 30 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे 23 मिला, इसलिए माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग बराबर क्या होगा 20 से 30 होगा, 20 से 30, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा राइट आंसर है, 20 से 30 जो है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और 4 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं और क्वेश्चन को भी लिख भी दिए हम सब। आइए वहाँ पर चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप पढ़िए, निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको हम बता दें बहुलक वर्ग क्या होगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन पर, निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग जो होगा, देखिए सब बहुलक वर्ग पता करने के लिए आपको सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, तो सबसे बड़ी बारंबारता आपका 11 है। 11 के जस्ट ऊपर वाला वर्ग अंतराल क्या है 10 से 15, और जो 10 से 15 है यही आपका बहुलक वर्ग है इस सारणी का। ठीक है, समझ गए, सिंपल था कि नहीं। तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बारंबारता में क्या, बारंबारता क्या है आपका, बारंबारता सबसे बड़ा बारंबारता जो है 11 है, इसलिए इसको घेर लीजिए। और ये आपको PDF देने के लिए हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया है। ठीक है, और आपको समझ जाएंगे, उतने तो समझदार हैं ही आप सब। बहुलक वर्ग याद करना, सबसे बड़ी बारंबारता आपका 11 है, इसलिए जो है आपका बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग ये वाला क्वेश्चन आपका एक ही अंक में आता है। ठीक है, बहुलक वर्ग जो होगा आपका 10 से 15 होगा, 10 से 15। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन को भी देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ से देख सकते हैं, लगता है ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ तो है, तो तभी तो यही जस्ट नीचे लिख दिए। देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बेहतर क्वेश्चन है आपका। एक अंक में पूछा है क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में। ठीक है, क्या कहा, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। जो आपका ऑप्शन दिया है, इसीलिए हम ऑप्शन को भी दे दिए हैं। ठीक है, ताकि आप समझे बिल्कुल बेहतर से। तो इसमें से जो है कौन सी जो है किसी घटना की प्रायिकता, या मतलब वो प्रायिकता हो नहीं सकती, इसमें से कौन सी जो है प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या एक आपकी प्रायिकता में नहीं आता, 1/2 तो आता है, 1/3 क्या नहीं आता है। तो देखिए आपका जो है यहाँ से हल करिए, आपको पता होना चाहिए जो प्रायिकता होता है PE, जिसको हम लिखते हैं PE, जो प्रायिकता होता है वो हमेशा क्या होता है, एक के बराबर होगा या एक से जो है छोटा ही होगा। ठीक है, जिसका सिंबल इस प्रकार, जैसे एक के यहाँ पर 1 है तो 1 हमने लिख दिया, 1 से बराबर हो सकता है या तो 1 से छोटा ही होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं आता है। ठीक है, कभी भी 1 से बड़ा आता ही नहीं है प्रायिकता, 1 से हमेशा छोटा ही होता है। 1/2, 1/3 कुछ भी मिले, बट 1 से छोटा ही प्रायिकता मिलेगा, या जो है आपका 1 के बराबर मिलेगा। और एक कंडीशन और होता है, प्रायिकता कभी भी आपका 0 से छोटा नहीं हो सकता है।
जीरो जीरो के बराबर होगा, यानी जीरो के यहाँ पर जीरो हम लिख देते हैं, जीरो के जो है जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। ये प्रायिकता का नियम है, ठीक है, समझ गए। प्रायिकता, जब भी आप प्रायिकता किसी का निकालेंगे, या तो आपका एक से वो छोटा ही मिलेगा, या तो एक के बराबर मिलेगा, एक से बड़ा नहीं मिलेगा, या तो जीरो के बराबर मिलेगा, कभी भी जीरो से छोटा नहीं मिलेगा। और -1 जो है जीरो से छोटा है, इसलिए यही जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, और इसको आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, ठीक है, तैयार रहेगा, तभी आप किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते ही टिक लगा लेंगे, ठीक है। देखिए प्रायिकता जो है, एक भी प्रायिकता मिल जाएगा, 1/2 भी प्रायिकता मिल जाएगा, क्योंकि ये जीरो से बड़ा है, भले ही एक से छोटा है, ठीक है। 1/3 भी प्रायिकता में मिलेगा, प्रायिकता मिल जाएगा इसका, किसी को अगर सॉल्व करें, क्योंकि ये जीरो से बड़ा है लेकिन एक से तो छोटा है ना, एक भी प्रायिकता में आता है, जैसे एक है, इसका ऑप्शन बी विल बी राइट हो जाएगा। कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो -1 जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर, 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए आप। यदि 3 cot a = 4, तो 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a का मान होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे जो निकालना है आपको निकालना, और आपका ये दिया है, क्या दिया है आपका, 3 cot a = 4 दिया है। क्या करिए, 3 को उधर भेज दीजिए, बचा आपका cot a = 4, 3 इधर आएगा तो बटे में 3 हो जाएगा। और cot a बराबर हम सब जानते हैं कि 1/10 होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, 1/10a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। या आप त्रियक गुणा कर सकते हैं इसको, इस 3 का इसका गुणा इधर करेंगे तो 410a हो जाएगा, सही है, हो जाएगा ना। इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 410a हो जाएगा, = 3 का उधर गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, 4 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10a बराबर 3/4 हो जाएगा। आप देखिए 10a का मान मिल गया, समझ गए। 10a का मान जो मिला, कितना मिला, 3/4 मिला। और यहाँ पर हमें 10a का मान चाहिए था, 10a का मान रखेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, सही है। क्या है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस में जो है आपका, 1 माइनस में 10 स्क्वायर a है, 10 स्क्वायर a है, बटा में क्या है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर a है, ठीक है। यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए, तो बराबर यहाँ पर देखिए मान को रख दीजिएगा। 1 माइनस 10 का मान क्या है, 3/4 है, तो स्क्वायर है, तो 3/4 का भी आप स्क्वायर कर दीजिए, सही है। तो 1 + 10 है, तो 10 का मान 3/4 है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। चलिए अब इसका स्क्वायर कर लिए हम, तो क्या करेंगे, अब देखिए ये है आपका 1 माइनस, इसको देखिए अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 आप लिख लेंगे, बटा अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल गया, सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और बटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। ऊपर ही ऊपर सॉल्व करिए अभी। अब देखिए अगर 16 का 1 में हम गुणा करेंगे 16 मिल जाएगा, 16 में से अगर 9 को हटाएंगे तो 7 बचेगा ना, तो 7 मिला, और बटा में 16 है तो हम 16 को ही लिखेंगे, ठीक है। तो 16 बटा, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बटे का बटा है, ठीक है। चलिए 16 का गुणा 1 में करेंगे, 16 कम 16 और 9 को जोड़ेंगे, 16 9 25, 25/16 हो जाएगा, 25 में 16 हो गया, इसको बराबर कर लीजिए। अब देखिए, अब ये तो आपका 16 से कट जाएगा, क्योंकि इसके बटे 16 और इसके भी बटे 16 में 16 तो 16 आपका कट जाएगा। कैसे, जब गुणा करेंगे आप, ये भाग में था, जब गुणा करेंगे तो उलट जाएगा, ये नीचे वाला अंश में चला जाएगा और ये हर में चला जाएगा, इसलिए कट जाएगा, समझ गए। कभी भी ऐसा बचा क्या आपका, 7/25 बचा, क्या बचा, 7/25 बचा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसका मान मिला, 1 - 10 स्क्वायर a अपान 1 + 10 स्क्वायर a का मान, ठीक है, 7/25 मिला। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हम आपको दिखा दें एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 था, 7/25 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, और 5 का ऑप्शन बी सही था, याद है ना सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं, बहुत सिंपल है भाई। cos 60 अंश का मान है,
चलिए अनसॉल्व से तो आप देख ही लिए क्वेश्चन नंबर से cos 60 अंश का मान बताना है, ऑप्शन दे दिया वहां पर। तो जो cos 60 अंश का मान होता है यहाँ लिख लीजिए आप सब ताकि पता रहेगा। cos 60 अंश का जो मान होता है क्या होता है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक अंक का प्रश्न था, सिंपल, सभी एक ही अंक का है, सभी सिंपल क्वेश्चन है। तो 1/2 किस ऑप्शन में है आपका, cos 60 अंश का मान जो होगा 1/2 हो जाएगा। और क्यों हम लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते, वैसे ही बता देते ऊपर ही अनसॉल्व से ही बस, बट इसलिए लिखते हैं ताकि अगर आपको पीडीएफ दें तो एक एक क्वेश्चन आपको मिले, ऐसा ना हो कि एक भी क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं, पढ़िए इसको। क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। और हाँ, आप सबको एक बात बता देते हैं, जिन सबको लग रहा है कि अनसॉल्व को सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, तो देखिए आप जितना भी क्वेश्चन करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हजारों क्वेश्चन करिए, आपका देखिए एक तो आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए। मैथ का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक कम से 2 बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है आपको अनसॉल्व सॉल्व कर देंगे। 100 में 100% हम कह रहे हैं कि मैथ में आप 100 में 100 ला देंगे। 100 अंक में आप 100 अंक नहीं, सॉरी 70 अंक का प्रश्न होता है, सॉरी यहाँ प्रैक्टिकल से भी जो पूछता है वो भी टोटल 100 अंक का होता है। 70 अंक का जो होता है, यानी 70 अंक में आप 70 अंक प्राप्त कर लेंगे एग्जाम को देकर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब कुछ हम आपको नहीं बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे देंगे आप सबको मैथ का, बट हम कह रहे हैं मेरी बातों को मानिए। सातों सेट को जो 7 सेट हैं 2025 के अनसॉल्व, सिर्फ इसी को करिए। 2026 का अनसॉल्व का जो 7 सेट है आपका, इसको कर लीजिए और बुक को कंप्लीट खत्म कर दीजिए। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक खत्म कर देते हैं और बिल्कुल तैयार होना चाहिए। आपको कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इतने में एग्जाम क्लियर बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, 70 में 70 अंक करके आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसका भी पीडीएफ आप ले लीजिए, एग्जाम के 1-2 दिन पहले रिवीजन हो जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए हम लास्ट में बताते भी हैं कैसे प्राप्त होगा पीडीएफ। क्वेश्चन पढ़िए, क्या है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। बहुत बेहतर प्रश्न है। चलिए यहाँ से हम इसको हल करते हैं। 1 अंक का प्रश्न ये 2 अंक में भी आ सकता है। क्या आपका 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बटा में क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हम सब पढ़े हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, पढ़े हैं कि नहीं। तो इसके जगह हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला त्रिकोणमिति को जब पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा ना। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा, सबको पता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रहेगा 1/साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए बटा में सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, क्या 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला आप सब पढ़े हैं ना। चलिए अब क्या हो गया आपका, इससे आप क्या करिए, इसका देखिए इसका गुणा इधर कर देंगे इसके अंश का, क्योंकि अब जब ये भाग में है तो जब इसको गुणे में करेंगे तो पलटेगा, ये अंश में चला जाएगा और ये हर में चला आएगा। ठीक है, तो इसका देखिए इसका अंश का गुणा इसके हर में होगा, जो यहाँ पर, यानी 1 का गुणा किस में होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा में होगा। 1 का गुणा अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा में करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा बटा, अब साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा होगा, इसका गुणा 1 में होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है।
तो क्या लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन जो मिल रहा है आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख सकते हैं आप, बेहतर क्वेश्चन है, पढ़िए। क्या यदि एलसीएम 35 और 35 63 का 315 है, ठीक है, यानी एलसीएम इन दोनों संख्या का 315 और एचसीएफ पूछ लिया, मतलब कि लॉसा दे दिया, मौसा पूछ लिया, सिंपल है, पहली दूसरी संख्या भी दिया है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, क्या दिया आपका पहली संख्या, फॉर्मूला होता है भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या का, एक संख्या दो संख्या है उसका एलसीएम दे दिया और एचसीएफ पूछा है, तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ठीक, बराबर में क्या होता है एलसीएम, एचसीएफ कहिए एलसीएम कहिए, ठीक है, एलसीएम गुणे में एचसीएफ होता है, ठीक है। पहली संख्या आपकी 35 है तो 35 गुणे में दूसरी संख्या जो 63 है तो 63, इन दोनों संख्या का एलसीएम 315 है तो 315 लिख लिए, गुणे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ, ठीक है। 315 को इधर भेज दीजिए तो 35 गुणे में 63 बटा में कितना है 315 इक्वल टू इधर बचेगा एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा कट रहा है आपका, क्या कट रहा है, 35 से भी कट जाएगा, काटिए इसको आप। तो सबसे पहले देखिए 3 से आपका कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, डायरेक्ट आप 5 से भी काट सकते हैं, 5 से भी कटेगा, 5 से देखिए 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 से कटेगा, देखिए कितने बार में, 5 छः के 30, दोनों को लेंगे ना, एक बचा के यहाँ देंगे 15, 5 या 15, 63 मिला। अब 63 इस 63 से काट दीजिए, कट गया आपका, बचा सिर्फ और सिर्फ 7, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 बचा, सब तो कट गया, यानी एचसीएफ जो मिला आपका बराबर 7 मिला, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हमसे एचसीएफ ही पूछा था, ठीक है, क्या था आपका 35 और 63 का एलसीएम जो 315 था, एचसीएफ पूछा हुआ था, एचसीएफ आपका 7 मिल गया। और ऑप्शन भी देखना चाहते हैं तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 7, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लीजिए, संख्या 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा, सिंपल है भाई। अब इसका एलसीएम क्वेश्चन नंबर 10 का जो है एलसीएम जिस तरीके से निकालना चाहते हैं, दिखाई दे रहा है आप सबको ना, उस तरीके से निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना या डायरेक्ट आपका एलसीएम निकालना भी आप सबको पता है। यहाँ से हम हल लिखते हैं, तो क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 12, 15, 21 का जो हम एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे देखिए सबसे छोटी संख्या 2 से कोई कट रहा है 12, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, ठीक है, कॉमा 2 से नहीं कटेगा तो 15 ही रहेगा, कॉमा 2 से नहीं कटेगा तो 21 ही रहेगा, बटा फिर 2 से अभी 6 कटेगा तो 2 से 2 3 6 15 रहेगा और 21 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 से तो कोई नहीं कटेगा, 3 से, हाँ 3 से एक कट रहा है, काटिए, 3 एक 3, कॉमा 3 से भी कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 से भी कटेगा, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 से अब कोई कटेगा नहीं, कटेगा 3 से कटने वाली संख्या 5 से अब कटेगा, तो 1 मिला, 5 एक 5 से 7 आपका रहेगा, अब 7 से ही 7 कटेगा, 7 से तो 1 मिला, कॉमा 7 एकम 7 कट गया, टोटल कट गया आपका, ठीक है। अब तो नहीं बचा, मिला क्या आपका जो है एलसीएम कितना मिलेगा, 2 गुणे कितना मिला 3 गुणे, फिर 5 है 5 गुणे, फिर 7 है तो 7 इक्वल टू 2 दूना 4, 4 के 12, 12 25 60, और 60 का अगर गुणा करेंगे 7 में तो 420 मिल जाएगा। एलसीएम क्या मिला आपका 420 मिला, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 12, 15 और 21 का एलसीएम जो मिला 420 मिला, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए, √2 और 2√2 क्या है, √2 और कोष्टक में क्या है 2 माइनस में √2 का गुणनफल होगा, यानी इन दोनों का अगर गुणा करें तो गुणनफल क्या मिलेगा आपका, क्या मिलेगा। और ऑप्शन को देख सकते हैं, ऑप्शन बिना देखे आपको बेहतर नहीं रहेगा। इसका एलसीएम जो मिला आपका 12, 15 और 21 का एलसीएम 420 मिला, ऑप्शन डी सही है, ठीक है।
देखिए √2 और 2 माइनस में √2 का गुणनफल होगा। एक अपरिमेय संख्या होगा कि एक पूर्णांक होगा, एक परिमेय संख्या होगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। यही आपको बताना है और बहुत बेहतर है, ठीक है। तो हम जो है आपको पहले गुणनफल करके देखते हैं क्या मिलता है आपका। गुणा करके देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्या आपका ये √2 है और गुणा करना है किससे, कोष्टक में 2 से, 2 माइनस √2 से गुणा करना है। गुणे के चिन्ह लगा दिए हम, ठीक है। अब इस √2 का 2 में जब गुणा करेंगे तो 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस चिन्ह, प्लस माइनस माइनस, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो √2 गुणा होगा तो √2 बाहर आ जाएगा, 2 जो है √ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि √ से √ कट जाएगा। √2 गुणा होगा तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या और सबको पता है, तो 2 हमारा बाहर आ गया। अब ये जो आपका मिला गुणनफल के गुणा के रूप में क्या मिला, यह जो आपका क्या एक अपरिमेय संख्या है ना, क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, ये क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या है, समझ गए। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, दिखाई दे रहा आप सबको ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसका जब गुणा होगा तो एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 12वें क्वेश्चन को देखिए, इतना और इतना के बीच की दूरी बता दीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिख दिया है, बिंदुओं, ठीक है, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, इस बिंदु के से लेकर इस बिंदु के बीच की दूरी हल लिखिए, ठीक है। इस बिंदु को हम ए ले लेते हैं, इस बिंदु को बी, यानी यहाँ लिए एक बिंदु और यहाँ एक बिंदु लिए, ये बिंदु इस बिंदु को ए ले लिए और इस बिंदु को हम बी ले लिए, 2 बिंदु हो गए। क्या है, निर्देशांक 2, 3 है इसका और इसका निर्देशांक 4, 1 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी ए बी की दूरी निकालना है। ए बी की दूरी मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √ में जो होता है, √ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है 2 बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए x1 क्या होगा, ये वाला, इस जो पहला बिंदु है ये आपका x1 और y1 का मान हो जाएगा, ये आपका x2 और y2 का मान हो जाएगा, समझ गए। मान को रख दीजिए, अब ये √ में है, x2 का मान भाई साहब 4 है, माइनस x1 का मान 2 है, हम देख रहे हैं स्क्वायर, प्लस y2 का मान जो है 1 है, माइनस y1 का मान 3 है, इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू √ में 4 में से 2 घटा 2 बचा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 घटा तो माइनस में 2 बचा 2 का स्क्वायर, ठीक है, √ में 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा प्लस में, ठीक है। क्या मिला, √ में 8 मिला, और √8 को बाहर निकालेंगे तो इसका जो गुणनफल मिलता है तो 2 मिलता है, गुणनफल में गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा गुणनफल, ठीक है, इक्वल टू 2 बार √ में है, ये जो जोड़ा मिल गया बाहर आ गया, एक √ में बचा 2 मिला और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 13 को हम लिख दिए, यहाँ से आप कुछ नहीं बेहतर से समझ पाएंगे, वहां पर जैसे लिखे पढ़ लीजिए, आप समझ में आए या ना आए, बट लिख देते हैं क्वेश्चन तो ज़्यादा बेहतर से आप सबको समझ में भी आता होगा, सही है, क्योंकि छोटा छोटा है ना इसमें। और यह क्वेश्चन जो हम कराए हुए हैं शायद किसी भी सेट में या सेट 1 में या सेट 2 में कराए थे, क्वेश्चन हमें याद है, हम कराए हुए हैं, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए आप। यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेमी है तो PQ की लंबाई होगी। बहुत ही जो स्पर्श रेखा है उसी का लंबाई हमसे पूछ लिया है, पहले जो जिस हिसाब से कर रहा है उस हिसाब से आप चित्र बनाइए। क्या कर रहा है, पहले यदि 5 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त, तो सबसे पहले एक वृत्त ही हम बना लेते हैं, एक वृत्त हमने बना लिया, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है हमें पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, आपको पेंसिल से बनाना और प्रकार से बनाना रहता है, ठीक है। और इसका केंद्र होता है जिसको हम O से
प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है, 5 सेमी त्रिज्या वाला है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पर बिंदु P कोई है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है, जाने वाली एक रेखा है, बिंदु Q तक जाती है, बिंदु Q तक काट दिया, Q पर इस प्रकार मिलती है, Q पर इस प्रकार बाहर मिला तो OQ जो है 12 सेमी है, तो O से लेकर Q तक जो है यह 12 सेमी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो PQ की लंबाई होगी, और PQ कौन सा भुजा होगा, जो इसको स्पर्श करेगा। पहले ही कहा था ना कि देखिए यहाँ पर वृत्त क्या है, यदि 5 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पर बिंदु P की P जो है स्पर्श, यहाँ बिंदु P है, यही जो स्पर्श रेखा PQ होगा, ठीक है। यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ से स्पर्श करा दीजिए। कैसे, इसको इंच पटरी नहीं है क्या हमारे पास, 1 सेकेंड, ठीक है। ये जो है एक रेखा हमने स्पर्श करा दिया, यहाँ पर बिंदु क्या है, P है, बिंदु P, तभी तो आपका PQ स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसका केंद्र जो है, सॉरी इस वृत्त का केंद्र ये है और इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, अगर इस केंद्र से अगर इस स्पर्श बिंदु P से मिला दें तो एक प्रकार का ये जो वृत्त का जो है त्रिज्या ही होगा, त्रिज्या होगा, और ये कितना है, 5 सेमी है, मतलब OP जो है हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब भी आपका कोई केंद्र से जब आपका स्पर्श बिंदु पर कोई जब रेखा जाता है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनाता है, जो कि आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया, समझ पा रहे हैं ना, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और OP हमारा 5 सेंटीमीटर है, और जो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये लंब होता है, केंद्र से जो है स्पर्श बिंदु पर ये लंब पड़ा हुआ है, ठीक है, लंब हो जाएगा। जो आपका A है PQ जो है ये आपका आधार हो जाएगा, समझ गए। तो जो है पाइथागोरस प्रमेय से इसमें चलते हैं, किसमें, समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, लिखिए आप समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, समझ गए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। और कर्ण क्या है आपको पता है, कर्ण जो है आपका OP है, तो OQ है, OQ हमारा कर्ण है, कर्ण कितना हमारा 12 है, तो 12 रख लीजिए, 12 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, लंब हमारा जो है ये है OP है, OP का मान कितना 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर, प्लस आधार हमारा क्या, आधार हमारा PQ है, तो और PQ की लंबाई भी याद करना है, स्पर्श यहाँ का ना PQ की लंबाई होगी, यानी आधार क्या हमारा PQ है, तो हम PQ लिख लेते हैं, PQ का स्क्वायर, समझ गए। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। 25 को इधर भेजेंगे तो 144 माइनस में 25 हो जाएगा, इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो अब सीधा लिख लीजिए PQ स्क्वायर को, पहले इसको उधर, तो PQ स्क्वायर बराबर, अगर 144 में से 25 को हटाएंगे तो 119 मिलेगा, स्क्वायर को हटा देंगे तो PQ बराबर ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। जैसे स्क्वायर हटाएंगे बराबर की उधर की संख्या अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता है, नहीं निकल सकता है, और ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है आप देखे हैं, ऑप्शन देख लीजिए बेहतर रहेगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर हम सब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। चित्र में DE समांतर BC है, यानी इस चित्र में जो है DE समांतर है BC के, ठीक है। यदि AD बराबर 3 सेमी, AD क्या है हमारा, AD जो है A से लेकर D तक ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेमी, हिंदी में लिखिए बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए, और DE हमारा 4 सेमी है, DE हमारा यही है, कितना है, 4 सेमी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तथा
डीबी हमारा ये है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर जो है हमारा डीबी है, समझ गए। तो हमसे पूछा क्या है, तो बीसी की माप होगी, यानी ये बी से लेकर सी तक की माप क्या होगी, बीसी। चलिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम हर लिखेंगे, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है, दिया हमारा त्रिभुज ए बी सी में, दो बड़े वाले त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जो है डीई समांतर बी सी है, डीई समांतर बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो है डीई समांतर बी सी, डीई समांतर बीसी है। और हमें पता है थेल्स में 6.1 से कि डीई समांतर बीसी जब होता है तब उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात मतलब एडी बटा डीबी होगा एई बटा ईसी, बट इसका तो मान पूछा नहीं है, तो इसलिए आपका एडी बटा में ए बी हो जाएगा, ठीक है। एडी बटा में ए बी, छोटे वाले त्रिभुज ए बड़े वाले त्रिभुज को कर देते हैं, ठीक है। ए बी जो है आपका बड़ा त्रिभुज है और ए डी जो हमारा छोटा त्रिभुज है, ठीक है। ए डी ई हमारा छोटा त्रिभुज है, ए बी सी हमारा बड़ा त्रिभुज है, तो ए डी बटा में ए बी हो जाएगा, ए डी इस वाले त्रिभुज का, ठीक है। इसलिए जब आपका समांतर है इसलिए ए डी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा किसके, बराबर होगा किसके, डीबी क्या डीई बटा में बीसी के, ठीक है, डीई बटा में बीसी के ही होगा ना, बीसी के। अब क्या करिए, मान रख दीजिए, ठीक है। तो मान रखेंगे एडी का मान हमारा 3 है तो 3, और ए बी का मान हमारा, ए बी का मान कितना होगा, ए से बी तक का टोटल मान जो हमारा होगा क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 3 को और 1.5 को, तभी तो आपका ए बी का मान होगा। ए से लेकर डी तक 3 सेंटीमीटर है और डी से लेकर बी तक आपका 1.5 सेंटीमीटर है, तो ए बी का टोटल मान क्या होगा, 3 और 1.5 को जोड़ेंगे जो 4.5 होगा, यही होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4.5 हो जाएगा, इक्वल टू डीई का मान हमारा 4 है तो 4 बटा बीसी का मान ही ज्ञात करना है, बीसी त्रियक गुणा करिए, कट रहा है कुछ तो काट दीजिए, ठीक है। देखिए दशमलव, इस दशमलव को हटा देते हैं, एक अंक के बाद दशमलव ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं, 45 हो गया। अब देखिए 3 15 से ए भी कट जाएगा, 15 दूना 30 और 15 3 45, 2/3 बचा, तो 2/3 इक्वल टू 1 सेकेंड, 2/3 इक्वल टू 4/BC, 4/BC। अब क्या करिए, त्रियक गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2BC हो जाएगा, इक्वल टू इसका गुणा इधर, 3 चौक के 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 को उधर भेजिए, यहीं से काट दीजिए, 2 1 2, 2 6 के 12, यानी BC का मान जो मिला, क्या मिला, 6 सेंटीमीटर मिला, 6 सेमी मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है आप देख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर किसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 को, 6 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लिख दिए हैं, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सब सॉल्व करते हैं। कहाँ पर है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, बेहतर प्रश्न है आपका, क्या है पढ़िए इसको बेहतर से, बिल्कुल 1 सेकेंड, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, बहुत ही बेहतर है, ठीक है। यानी 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है, यानी थीटा का मान 60 अंश है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा यानी बताना है, और 6 सेमी त्रिज्या यानी आर का मान जो है 6 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है, सबसे पहले हल लिखते हैं और इसमें फॉर्मूला लगेगा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का, ठीक है। और आर का मान आपका दे दिया कितना, 6 सेमी, समझ गए, और थीटा का भी मान 60 अंश दे दिया है, थीटा इक्वल टू 60 अंश दे दिया, ठीक है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको पता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पूरा लिखें, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है πr² थीटा बटे 360, ठीक है।
क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 अंश, 360 अंश होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पाई का मान मत रखिए क्योंकि जो मान दे दिया है ऑप्शन में पाई के साथ है, यानी पाई का मान तो रखना नहीं है, तो पाई का मान रहेगा पाई तो पाई ही रहेगा, गुणे में आर का जो मान है 6 सेंटीमीटर है तो इसको हम आर स्क्वायर है तो आर 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। आर स्क्वायर है, आर का मान 6 सेंटीमीटर, इसको हम 6 गुणे में 6 लिख सकते हैं। और थीटा का जो मान है वो कितना है 60 अंश है, 60 अंश है तो 60 अंश रख दीजिए गुणे में 60 अंश। ठीक, बटा में क्या हो जाएगा 360 अंश। अब देखिए जीरो से आपका ये जीरो कटिए, 6 कम 6 6 छक्के 36, 6 बार में अब ये 6 जो है इस 6 से कटिए, 6 इस 6 से कटिए, बटा बचा कि आपका 6 पाई बचा, ऊपर 6 सिर्फ और सिर्फ, तो 6 का गुणा पाई में होगा तो 6 पाई हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। और हमने क्षेत्रफल निकाला इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखिए क्योंकि सेंटीमीटर में था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो चुका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लिख दिए हैं हम, वहाँ से पढ़कर हम सब सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेहतर से। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 पर पढ़िए और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पूछ लिया, अक्सर ये 4 अंक या तो 6 अंक में क्वेश्चन पूछता है, बट 1 अंक में पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट फॉर्म में सब क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। पढ़िए 10 सेमी भुजा वाले, क्या है 10 सेमी भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बहुत से बच्चे ये प्रश्न कर चुके होंगे और किए होंगे भी। ठीक है, बहुत जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, बट अक्सर 1 अंक में ऐसा प्रश्न पूछता नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है कह रहा है कि 10 सेमी भुजा वाले, और देखिए 10 सेमी भुजा वाले दो घन उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बना दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। समझे है नहीं ना, अभी समझ जाएंगे। देखिए जैसे कि आपका एक घन ए है, समझ गए, एक घन है आपका, थोड़ा अलग बन गया क्या, बट कोई दिक्कत नहीं, ये आपका एक घन है, समझ गए, और ये भी आपका एक घन है, समझ गए, और दोनों घनों का जो 10 सेमी भुजा वाले घन है, ठीक है, ये दोनों घन है आपकी, इसको इससे मिला दे, इसको इससे, इसको इससे, ये आपके घन है। अब इन दोनों घनों को हम क्या करते हैं मिला लेते हैं, जिससे हमारा एक घनाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और इसका भी भुजा 10 सेमी है, इस सभी भुजाओं का और इसके भी सभी भुजाओं का जो है 10 सेमी भुजा वाला घन है। दोनों घनों को जब हम मिलाएंगे तो 10 सेमी भुजा वाला है, इसका लंबाई सिर्फ बढ़ेगा। देखिए अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो ये लंबाई बढ़ जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 सेमी भुजा वाला है तो 20 सेमी जो है लंबाई इसका हो जाएगा, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे दो टेबल अगर आप ले लें, जिस टेबल पे आप स्कूल में बैठते हैं, समझ लीजिए घन आपका आकार का है, अगर दो टेबल आपस में जोड़ देंगे तो क्या सीधे सीधे ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे बात समझिए ये आपका हम कैसे समझाएं आपको। मान लीजिए जो ये टेबल एक है और एक टेबल आपका ए है, समझिएगा। अब जब दोनों टेबल को इस प्रकार आप जोड़ेंगे तो उसकी ऊंचाई तो समान ही रहेगी, उतनी ही ऊंचाई पर आप बैठेंगे, दोनों टेबल रहेंगे तो, लेकिन और उसकी चौड़ाई भी समान ही रहेगी, लेकिन इसकी लंबाई क्या हुई, बढ़ गई। इसलिए यही घनाभ जो है, ये घन जो है, घनाभ जब बनेगा, जुड़ेगा जो आपका दो घन, तो घनाभ एक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम एक घनाभ बना लेते हैं, जब ये आपका जुड़ेगा तो एक जो है आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, घनाभ प्राप्त हो जाएगा, समझ गए। ये आपका क्या प्राप्त हो गया, ये आपका समझ लीजिए दो घन मिल गए, समझ लीजिए एक घनाभ प्राप्त हो गया, समझ गए। ये दो घन मिल गए हैं तो 10 सेमी ये भुजा और 10 सेमी ये भुजा, टोटल लंबाई क्या हो गई 20 सेमी। तो यहाँ पर लंबाई लिख लीजिए, लंबाई जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से,
यल बराबर लंबाई कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, और चौड़ाई जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को बी से, बी बराबर आपका चौड़ाई आपका 10 ही रहेगा, 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। और ऊंचाई भी आपका 10 सेंटीमीटर रहेगा, ऊंचाई का हम एच से प्रेजेंट करते हैं, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 बार और यल बी, यानी यल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच यल होता है, ठीक है। मतलब यल से लंबाई, बी से चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई, फिर ऊंचाई, प्लस ऊंचाई लंबाई, और ये फॉर्मूला आपका तैयार होना चाहिए तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो चलिए मान को रखिए, 2 आपका बाहर ही रहेगा, यल का मान क्या 20 है, तो 20 गुणे में बी का मान 10, तो 10 प्लस 20, बी का मान 10 है ना, तो 10 गुणे में एच का मान भी 10 है, तो 10 प्लस एच का मान 10 गुणे 20, यल का मान 20। चलिए सॉल्व करिए, 20 का गुणा 10 में 200 प्लस 10 को गुणा 10 में 100 हो जाएगा, प्लस 20, 10 का गुणा 20 में 200, टोटल को जोड़िए, 2a आपका बराबर का चिन्ह तो रहेगा ना, 2 इंटू, अगर टोटल को जोड़ेंगे 200, 100, 200, 500 हो जाएगा, ठीक है, 500, 2 का गुणा 500 में करेंगे तो 1000 आपका मिल जाएगा। और ये क्षेत्रफल निकालें, इसलिए सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालते हैं स्क्वायर होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। इसमें आपका शून्य ज्ञात करना है। चलिए पढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन को, ध्यान से देख रहे हैं ना, 1 सेकेंड, दिखाई दे रहा है आप सबको, चलिए ठीक है। क्या है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x के शून्यक होंगे, यानी ये बहुपद है, इसके शून्यक ज्ञात करने। सिंपल है, सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। ये क्या आपका द्विघात बहुपद, इसको समीकरण बना लीजिए, ठीक है। क्या है, पहले ये 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3 है, माइनस 7x है। पहले तो आपका ये सही रूप में भी नहीं है, सही तरीके से लिखा हुआ भी नहीं है। 7x को पहले लिखिए, 3 को बाद में लिखिए, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, क्योंकि शून्यक ही ज्ञात करना है। तो 6x स्क्वायर, 7 को पहले लिखते हैं, माइनस में 7x, और ये -3, तो -3 इक्वल टू 0। जब शून्यक के किसी भी बहुपद को जब हम शून्यक निकालते हैं तो इक्वल टू 0 कर लेते हैं, उसको समीकरण बना लेते हैं, द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बना लेते हैं, ठीक। चलिए अब सॉल्व करिए। देखिए 6 का गुणा अगर 3 में, इसमें से कॉमन तो होगा नहीं, इसलिए कॉमन नहीं। 6 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर माइनस चिन्ह, यानी घटाने पर यहाँ पर माइनस चिन्ह, घटाने पर 7 मिले और गुणा करने पर 18। ऐसी दो संख्या हो जिसमें बड़ी संख्या में से घटाने पर छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर हम घटाते हैं तो 7 प्राप्त हो, और उन्हीं दोनों संख्या का अगर गुणा करते हैं तो 18 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्या क्या हो सकती है, तो देखिए 9 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूना 18 प्राप्त हो जाएगा, सही है। तो 6x स्क्वायर माइनस 7 को किस रूप में तोड़े हम, 9 - 2 के रूप में, तो 9 - 2, बाहर इसके x है तो x, -3 तो 3 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब ये आपका 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 का x में 9x, माइनस प्लस जुड़ा हुआ 2 का x में 2x, -3 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है आप देख सकते हैं, क्या कॉमन है आपका, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 से कटेगा दोनों, 3 और x, 3x, 3 दूना 6, x आपका एक बचेगा, क्या एक x कॉमन आया, एक x बचा,
माइनस में तो कॉमन आ गया, 3 3 का 9, 3 बार में कटा। यहाँ पर क्या कॉमन होगा, +1 कॉमन ले लीजिए, +1 कॉमन लेंगे तो ये 2 आपका x रहेगा, प्लस माइनस माइनस 1 से 3 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, इक्वल टू 0। दोनों कोष्टक में समान मिल गया, एक को लिख लेते हैं 2x - 3, ठीक है। इसको एक साथ 3x + 1, ठीक है, इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +3 उधर हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। एक शून्य तो आपका 3/2 मिला, और एक शून्य का आपका 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1 होगा, तो आपका x इक्वल टू माइनस में 1/3, 3 उधर जाएगा तो बट्टे में 2 शून्य मिल गए, 3/2 और माइनस में 1/3, 3/2 और माइनस में 1/3, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 72 प्रश्न था आपका, क्वेश्चन नंबर 17। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। रैखिक समीकरण युग में इतना और ये 2 समीकरण की हल संख्या होगी केवल। ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले को देखकर करना रहता है। इसमें देखिए क्या करना है, आपको बताना है क्या केवल एक हल है, कि अनंत हल है, कि 2 हैं, कि कोई हल नहीं है, आपको यह बताना है इसमें। तो आप सबको ये सब बताए हुए है ना, जब आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में करा रहे थे, कब आपका अनंत हल होता है, जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तब अनंत हल होता है, ठीक है। ये सब हम आपको बता दिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार और। 18 नंबर क्वेश्चन है ना, चलिए। रैखिक समीकरण युग में क्या है, 4/3x, ठीक है, प्लस में 2y इक्वल टू 8। इसको आप समीकरण फर्स्ट ले सकते हैं, इसको आप समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या है, 2x + 3y इक्वल टू 12, इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर इधर ला दिए होते तो कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। अब देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के बराबर में मान रखिए, और जो मिलता है आपको पता चल जाएगा क्या होगा। तो देखिए a1 का मान क्या होता है, x का गुणांक है, तो 4/3 बटे a2 का मान a1/a2 होता है। हाँ, a1 का मान रखिए, a2 का मान क्या होता है, x का गुणांक यहाँ पर है, क्या है, 2 है, तो 2 बराबर का काट दें, और इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 हम लिख लिए, ठीक है, बटा का बटा था ना। चलिए बराबर, अब देखिए, और b1 का मान 2 है, तो 2 बटा में b2 का मान क्या है, 3, तो 3 बराबर c1 का मान 8 है, तो 8 को रखें बटा c2 का मान क्या 12 है, तो 12 रख दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब तीनों को बराबर कर लिए। अब देखते हैं क्या मिलता है, कौन बराबर नहीं मिलता है, ठीक है, वैसे पता चल जाएगा हमारा। देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का गुणा 4 एकम 4 हो गया, और 2 का 2 3 दूना 6 हो गया, इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12। अब देखिए 4 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, कट गया ना, यानी 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर मिला। यानी मिला क्या, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 मिला, यही मिला ना। और जब तीनों आपस में बराबर मिलते हैं तो इसके जो हल होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, कि क्या होते हैं, अनेक हल, जिसको अनंत हल कहते हैं, अनंत हल, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन अनंत हल है वही आपका अनंत होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तकर होगा। 72 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 को, द्विघात समीकरण 3x², यहाँ से हल लिख देते हैं। क्या समीकरण आपका यही 3x² माइनस में 4√3x + 4 इक्वल टू 0, यही है समीकरण द्विघात। और कह रहा है कि विविक्तकर होगा, और विविक्तकर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, यानी d का मान b का मान और a का मान c का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी से आपका a b c का मान निकलेगा। a का मान x² का गुणांक होता है 3 हो जाएगा,
b का मान x का गुणांक होता है, माइनस में 4√3 हो जाएगा, कॉमा c का मान ये 4 हो जाएगा, अचर पद हो गया। समझ गए। अब देखिए विविक्त कर ज्ञात करने के लिए विविक्त कर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला d बराबर b² माइनस 4ac होता है। मान को रखिए तो d बराबर b का मान आपका क्या है, माइनस में 4√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या है 3 है, गुणे c का मान 4 है। ठीक है, रख दिए सबका मान d इक्वल टू, अगर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, गुणे 3 माइनस 4 3 12 और 12 चौक की 4 3 12 12 चौक 48 होता है ना। ठीक है, d बराबर 16 48 और माइनस 48, 48 में से 48 घटा तो d बराबर 0, यानी विविक्त कर क्या मिल गया हमारा, 0 मिल गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़िए। एपी जो है आपका समांतर श्रेणी दिया हुआ है, सारांतर पूछ लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपका जो है इस क्वेश्चन को इधर लिख दिए हैं। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसको हल लिखते हैं। और सबको पता है कि सार अंतर ज्ञात करने के लिए d, यानी सार अंतर ज्ञात कर, देखिए ये आपका a1 का मान, ये आपका a1 का मान, ये आपका a2 का मान टोटल, ये आपका a3 का मान टोटल, आपका a4 का मान, जो कॉमा होता है वैसे होता है ना, सब पता चल गया। तो सार अंतर ज्ञात करना है, सार अंतर यानी d का मान, और d का मान ज्ञात करने के लिए a3 में से a2 को घटाइए या a4 में से a3 को घटाइए, a2 में से a1 को घटाइए। ठीक है, किसी को घटाएंगे आपका सारांतर मिल जाएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। a2 में से a1 को हम घटाते हैं तो a2 माइनस में a1। ठीक है, सारांतर ज्ञात हो जाएगा। a2 का मान क्या है 3 प्लस में √2, ये माइनस तो माइनस, a1 का मान 3 तो 3। अब देखिए अगर 3√2 में से 3 को घटा दें, इस 3 को इस 3 में से घटा दें तो 3 3 से कट गया, बचा क्या आपका प्लस में √3/2 बचा, √2 बचा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था आपका। ऑप्शन किस में मिल रहा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हम सब सेट 3 के बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल हम सब कर चुके। अब चलिए खंड ब पर वर्णनात्मक प्रश्न पर। पहला क्या है आपका, सभी खंड कीजिए, मतलब 6 प्रश्न है, क ख ग घ अंग च, 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न को करना है इसमें। ठीक है, और दूसरे में जब कहता है कि इन्हीं 5 प्रश्नों को करिए, उसमें 6 प्रश्न रहता है, 5 प्रश्न करने रहते हैं, बट हम सब जब अनसॉल्व करते हैं टोटल प्रश्न ही करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले का क, ध्यान दीजिए पढ़िएगा, पहले का खंड ब का, पहले का क, सिद्ध कीजिए 6√3 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं, बहुत बेहतर प्रश्न है और क्वेश्चन को भी हम लिख दिए। ये सब 2 अंक वाले प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सब 2 अंक वाले प्रश्न है। जितने क्वेश्चन पहले में है 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न 2 अंक वाले प्रश्न है, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सब 4 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, और तीसरा जो प्रश्न रहेगा 6 अंक। ये सब आपको पता है। ठीक है, और पीडीएफ के लिए हम सबको बता रहे हैं, पीडीएफ आप सब 90 26 20 66 20 पर व्हाट्सअप करिए कि सर हमें अनसॉल्व 2026 का पीडीएफ चाहिए। वहाँ पर जो भी कंडीशन है आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन यही है ना, खंड ब का पहला, पढ़िए, सभी खंड हल कीजिए, क सिद्ध कीजिए कि 6√3 अपरिमेय है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में ही मिलता है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत अनिवार्य होता है। बेहतर तरीके से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 6√3 अपरिमेय, मतलब अपरिमेय संख्या, तो इसको हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या, या कल्पना कर लेंगे। बात एक ही हुआ, कल्पना करना या मानना। ठीक है, तो हम लिखते हैं कल्पना किया कि 6√3 एक परिमेय संख्या, उसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, इसलिए जब 6√3 हमने परिमेय संख्या मान लिया, इसलिए
6√3 बराबर हो जाएगा P बटा क्यू के, क्योंकि P बटा क्यू आपका पर बटे के रूप में जो होता है वही परिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे, लिखना अनिवार्य होता है, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सभाज्य संख्याएं हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जो Q होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इतना कंडीशन लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्या करते हैं, 6 को हम इधर भेजते हैं, तो √3 इक्वल टू 6 इधर आएगा तो P बटा 6Q हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है √3 और P बटा 6Q एक परिमेय संख्या है। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हम देख रहे हैं। बल्कि यह संभव होता है, ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपका यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ जो हम देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यहाँ हम देख रहे हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो इसलिए हमने लिखा चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, यानी कि बराबर नहीं हो सकता, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी जो हमने कल्पना किया था, हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहले का क था, पहले के ख पर चलते हैं। पहले के ख को पढ़िए, बेहतर प्रश्न है आपका, ठीक है। क्या यदि बिंदु Q 0,1 बिंदु P जो है बिंदु O, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर फिर से, यदि बिंदु Q जो है 0,1 है, जिसका निर्देशांक बिंदुओं P और R इतना दिया है, से समदूरस्थ है। ये जो है बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस यक्स का मान ज्ञात करना है। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतर है। चलिए यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे, इसको हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, अगर बिंदु P और R के यह बिंदु Q जो है समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, ठीक है, यानी बीच में ही है, तभी तो आपका समदूरस्थ है। तो P और R मतलब जहाँ बीच में और लिखा रहा है, ये एक रेखाखंड है, यानी बिंदु P यहाँ पर है तो बिंदु R यहाँ पर है, यहाँ पर ये बिंदु P है और ये बिंदु R है। और बिंदु P का जो निर्देशांक है वो 5,3 है, समझ गए। और बिंदु R का जो निर्देशांक है x,6 है। और जो बिंदु Q जो है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर है। तो देखिए बिंदु यहाँ अगर हम Q लेंगे तो PQ और QR दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी तो समदूरस्थ होगा। तो यहाँ पर बिंदु हम Q ले लेंगे और बिंदु Q का निर्देशांक भी दिया है 0,1 दिया है, और हमसे पूछ लिया है x का मान, ठीक है। तो जब समदूरस्थ है तो हम लिख लेते हैं हल। और देखिए बिंदु PQ जो होगा बराबर होगा QR के, तो यहाँ लिख लेते हैं PQ, ठीक है, PQ की बीच की दूरी, यानी P से Q तक की दूरी, PQ की बीच की दूरी जो होगा QR की बीच की दूरी के बराबर होगा। तो इसलिए बराबर कर देंगे QR, ठीक है, की बीच की
दूरी से हमने बराबर दिखा दिया, समदूरस्थ है। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, सिंपल है। तो देखिए p और q में जो निर्देशांक लगेगा किसका लगेगा, तो 5,3 है और क्या है 0,1 है, 0,1 यही दो निर्देशांक लगेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और QR में कौन कौन बिंदु है, 0,1 है, 0,1 और क्या है x,6 तो ये बिंदु है। तो इसके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला पर मान को रख दीजिए। देखिए इसके लिए मान रखने के लिए आपका x1 y1 का मान, ये आपका x2 y2 का मान, ये आपका इसके लिए फॉर्मूला x1 y1 का मान, x2 y2 का मान। ठीक है, समझ गए। मान को रखने के लिए इसको लिखे हैं, अब रखिए मान को आप आसानी से। अब अंडर रूट में कोष्टक में x2 का मान 0 है तो 0 माइनस x1 का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है माइनस y1 का मान 5 है ना, नहीं 3 है, 3 का स्क्वायर बराबर इधर देख सकते हैं x2 का मान क्या है x है माइनस x1 का मान 0 है का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 है माइनस y1 का मान 1 है का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अंडर रूट जो है अंडर रूट से हट जाएगा बराबर के इधर कट कर। ठीक है, इधर देखिए अगर 0 का हम स्क्वायर करें, 0 में से 5 को घटाएंगे तो -5 ही बचेगा आपका, तो -5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस, अब देखिए 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 बचेगा। ओहो वेरी मिस्टेक, कहाँ पर गलती हुआ है, हमने क्वेश्चन को ही गलत लिखा है, गलती हम नहीं किए हुए हैं। हाँ सही, अभी हमारे सामने ऐसे ही रखा हुआ था, तो देखिए जस्ट ऐसे ही रखा हुआ तो यहाँ -3 हम देख लिए जो कि हम लिखे ही नहीं हैं इसमें, तो ये जो गलती हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नहीं देखा था। ये 3 जो है माइनस में बाबू, और इसलिए यहाँ पर 3 जो रहेगा तो माइनस में रहेगा, समझ जाइएगा, और यानी -5 यहाँ पर 3 माइनस में रहेगा। ठीक है, अब जब ये देखिए ये y2 का मान हमने 1 रख दिया तो फिर माइनस फॉर्मूले में होता है माइनस, और -3 फॉर यहाँ पर है y1 का मान जो -3 है तो माइनस रहेगा या प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर ठीक इक्वल टू, अंडर रूट में लिखने जा रहे थे सॉरी। अब देखिए x में से 0 को हटाएंगे तो x ही बचेगा, मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 6 में से 1 को घटाएंगे 5 बचेगा यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 5 का इधर स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 16 का 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 बराबर की इधर भी 25 बराबर की उधर भी 25 कट गया। अब देखिए x स्क्वायर 16 क्या बचा आपका, x स्क्वायर बराबर 16, सीधा लिखिए x स्क्वायर बराबर 16, x का स्क्वायर हटा दीजिए तो x बराबर अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, तो x बराबर क्या मिलेगा +-4, अंडर रूट +-4 लिखिएगा, जब ये अंडर रूट में गया तो प्लस माइनस लिखिएगा। x का जब मान निकालते हैं तो सामने अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस करते हैं, तो +-4 मिला, और हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के ग वाले क्वेश्चन पर पढ़िए, ग वाले क्वेश्चन को, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष का दिया तो इसमें x अक्ष का मान 0 हो गया, y अक्ष बिंदुओं 5,6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, मतलब किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमसे पूछ लिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मतलब किस अनुपात में विभाजित करता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5,6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो बिंदु इतना और इतना को एक रेखा में बनाते हैं,
बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक समझिएगा। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है, समझिए, और बीच में और यही दोनों बिंदु है, ठीक है। तो ये 5,6 बिंदु है और ये जो है माइनस में 1,-4 है, ठीक है, समझ गए। ये बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया। का वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें वाई अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो कहीं पर यहाँ पर कोई बिंदु है तभी तो इन दोनों बिंदुओं को दो अनुपातों में विभाजित करेगा। यहाँ पर कोई बिंदु है, तो कौन बिंदु, इस बिंदु का हम पी नाम दे देते हैं। पी बिंदु जो है वह क्या है, कह रहा है कि x अक्ष पर यानी यहाँ पर y अक्ष पर यानी यहाँ पर x अक्ष का मान 0 हो गया है, y अक्ष का मान तो ज्ञात करना रहता बट इसमें y का मान ज्ञात करने के लिए नहीं कहा, इसमें कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है यह आपको बताना है। तो हम इसको m1 अनुपात m2 के रूप में कर देते हैं, ठीक है। हम मतलब ले लेते हैं कि m1 अनुपात m2 के रूप में बांट दिया, यानी m1 का मान और m2 का मान पता चल गया। तो ए बी जो आपकी रेखा है, ये P बिंदु जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है आपको पता चल जाएगा अगर m1 का मान और m2 का मान मिल जाएगा तो सिंपल है आपका। देखिए ये जो होता है आपका x1 y1 होता है, ये आपका x2 y2 होता है और ये आपका x और y होता है ज्ञात करने के लिए, समझिए, ठीक है। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल और यहाँ पर लिख सकते हैं विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र जो फॉर्मूला होता है x, y, मतलब ये जो विभाजित करता है x, y बराबर कोष्टक में होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में क्या होता है m1 प्लस m2 होता है, कॉमा, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 होता है। यही फॉर्मूला होता है विभाजन का। देखिए ये वाला जो होता है x वाले पद का मान निकालता है, ये वाला y वाले पद का मान निकालता है, ठीक है। मतलब यहाँ x रहता है, ठीक है, x का मान तो पहले से पता है 0 है, y का मान y है, y का मान अभी निकालना है, समझ गए। बट हमें y का मान तो नहीं निकालना है, ये हमें काम नहीं है, हमें m1 और m2 का मान निकालना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x का मान हमें पता है 0 है, तो इसी को हम बराबर दिखा देते हैं और ये जो है इसी का मान तो निकालता है ना x का, और x का मान हमें पहले से पता है 0 है, तो यहाँ से आसानी से m1 और m2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बराबर दिखा दीजिए इन दोनों को। तो x बराबर m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, समझ गए। अब देखिए x का मान यहाँ पर 0 पहले से हमें पता है, तो 0 रखिए इक्वल टू m1 का मान क्या है नहीं मालूम, तो m1 का मान m1 रहेगा और x2 का मान देखिए माइनस में 1 है, तो गुणे में क्या करिए माइनस में 1, ठीक, प्लस m2 का मान नहीं पता तो m2 रखिए और गुणे में x1 का मान 5 है तो 5 रख दीजिए बटा आपका ये बराबर का चिन्ह है। अब देखिए बटा m1 का मान नहीं पता तो m1 प्लस m2, अब गुणा कर सकते हैं, ये आपका 0 बराबर m1 का मान अगर इधर करेंगे तो माइनस में m1 हो जाएगा, एक का गुणा अगर m1 में करेंगे तो m1 ही मिलेगा, माइनस चिन्ह था इसलिए माइनस में मिला, ठीक है। m2 अगर इसका गुणा इधर करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा और इसके बटे 1 है तो इसको कर लिए, ठीक है। अब देखिए आपका m2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5m2 हो जाएगा, समझ गए, 5m2 हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका गुणा हमने इधर किया 0 हो गया, अब इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं तो 5 प्लस में 5m2 हो गया, ठीक है। ये तो 0 हो गया, m1 प्लस m2 इधर 0 में गुणा होगा तो 0 ही तो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 लिख लिए। अब m1 को हम इधर लाते हैं तो m1 इधर आया तो प्लस में m1 हो गया इक्वल टू इधर बचा 5m2। अब m2 को भी इधर लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 5 में गुणे में है, देखिए ये माइनस में इधर था इधर आया प्लस में हो गया बराबर के इधर, ठीक है, समझ गए। अब 5m2 इधर बचा हुआ है, अब 5 को m2 को इधर लाएंगे तो बटे में आएगा, यानी m1 बटा में m2 मिला इक्वल टू इधर बचा 5 सिर्फ, और जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिख सकते हैं,
यानी m1 जो है और m1 का मान 5 मिला, m2 का मान 1 मिला, यानी इसको जो है बिंदु P जो है 5:1 के रूप में विभाजित करता है, यानी m1 अनुपात m2 बराबर मिला हमारा 5:1, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हुआ है बट बहुत बेहतर क्वेश्चन था आपका। 4 अंक में ये प्रश्न भी आता है, 2 अंक में दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के घाव वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। ओके, पहले के घाव वाले क्वेश्चन को पढ़िए। बेहतर प्रश्न है आपका। सिद्ध कीजिए कि क्या अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये आपको जो सिद्ध करना है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाना, राइट हैंड साइड लाना है। समझ गए? तो चलिए हल करते हैं हम सब। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा है वो क्या है, अंडर रूट में क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यही है। चलिए ये आपका है अंडर रूट में, समझ गए? अब देखिए क्या करते हैं, पहले हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने आता है आप सबको, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, और परिमेयकरण कर रहे हैं तो यानी बढ़ा दीजिए गुणे। हर का परिमेयकरण करने का मतलब जो हर में है इसी का चिन्ह बदल कर अंश और हर में गुणा कर देना रहता है, तो गुणा कर दीजिए। हर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से हर अंश और हर में गुणा कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। समझ गए? अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसको, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, बटा में। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, फिर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे, जैसे आपका एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो उसको हम बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है ना, उसी प्रकार ये है आपका। एक कोष्टक में a 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में एक जगह 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप वैसे ही रहने दीजिए, और फर्स्ट में लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वैसे ही बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, अब दोनों कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अंडर रूट में हम लिखेंगे क्या, बराबर करते आए होते तो बेहतर रहा होता ना, यहाँ से अब बराबर दिखाएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको भी हम एक ही कोष्टक में कर देना चाहिए था, साइन थीटा इन दोनों का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। समझ गए? अब देखिए जब होल स्क्वायर है इसका और इसका, तो स्क्वायर से ही अंडर रूट हट जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे में क्या है आपका साइन थीटा। समझ गए? 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अलग लिख लीजिए, 1 बटा में साइन थीटा अलग, 1 बटा में साइन थीटा अलग, माइनस तो माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में हम साइन थीटा अलग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है, 1 अपान कॉस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, माइनस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा आपका कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। और यही आपको प्रूव्ड करना था, राइट हैंड साइड लाना था, राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन, यही लाना था ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का घर था, पहले के अंगा पर चलते हैं। पहले के अंगा वाले क्वेश्चन को पढ़िए, बेहतर प्रश्न है आपका।
त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त की एक जीवा, यानी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त की जो है एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। नहीं पता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सब भाई, और क्या क्या दिया है आपका 14 सेमी, यानी त्रिज्या 14 सेमी, यानी आर का मान 14 सेंटीमीटर। आर का मान जो है 14, यहाँ पर 14 लिखे ही नहीं। आर का मान, आर बराबर कितना है, ये 14 पता चल रहा है ना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, एक वृत्तखंड की एक जगह केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी थीटा का मान जो है 120 अंश है। और हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, ठीक है। और माइनस में 1/2, उसके बाद आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। चलिए इसी पर मान को रखिए और सॉल्व कर देते हैं। पाई का मान मत रखिए, क्योंकि पाई का मान रखने के लिए कहा ही नहीं है। अगर कहा होता पाई का मान 22/7 रखिए तब रखते, लेकिन कहा नहीं है तो नहीं रखेंगे। तो आपका पाई रहेगा, पाई गुणे में आर का मान क्या है 14 है, तो हम 14 रखेंगे। 14 गुणे 14 लिख लीजिए, क्योंकि आर स्क्वायर है। और गुणे में थीटा का मान 120 अंश, तो 120 अंश बटा में 360 अंश, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान 14 है, यानी गुणे में 14 गुणे में 14, आर स्क्वायर है इसलिए आर 14 दो बार हमने लिखा गुणा करके, ठीक। गुणे साइन थीटा का मान 120 अंश, तो 120 अंश, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए क्या है, आपका कुछ कट रहा है, 120 से कटेगा, 0 से देखिए 0 कट गया, ठीक है। 12 कम 12 और 12 तिहाई 36, 3 बार में कट गया। अभी भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब देखिए 14 और 14 का गुणा करेंगे तो 196 होगा, 196 पाई हो जाएगा, 196 पाई हो जाएगा। बटे में 3 है तो 3 को रखिए, माइनस 1/2 है आपका ये, तो 1/2 रहने दीजिए, ठीक है। 14 का गुणा करेंगे, काट देना चाहिए था यहाँ से, चलिए कोई दिक्कत नहीं, काटिए मत। 14 का गुणा करेंगे तो 196 हो जाएगा, ये हमें पता है 196। और गुणे में साइन 120 अंश है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस में 30 लिख सकते हैं ना, 90 अंश प्लस 30 अंश, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू 196 पाई बटा में 3 और माइनस में 1/2 और 196 को 196 ही रहने देते हैं, ठीक है, गुणे 196, समझ गए। और जो है आपका साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश हो जाएगा। थीटा की जगह 30 अंश है तो गुणे में क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश, गुणे कॉस 30 अंश हो गया, समझ गए। अब क्या हो जाएगा देखिए 196 पाई बटा में 3 और इसका गुणा इधर करेंगे तो 196 हो जाएगा, 196 भी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 196 बटा में 2 हो जाएगा, सही है ना। और गुणे में कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो √3/2 हो जाएगा। गुणा कर सकते हैं आसानी से, तो 196 पाई बटा में 3 माइनस में, अगर देखिए काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो काटते हैं, इन दो 2 दूना 4 हो जाएगा ना आपका, 196 √3 हो जाएगा, बटा में 2 दूना 4, 4 कम 4, 4 से देखिए 4 चौक के 16, 3 बचा 3 या देंगे 36, 4 9 36, यानी 49 बार में कटा, यानी मिला क्या आपका
196 पाई बटा 3 माइनस में 49√3 49√3 और यही आपका आंसर हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का अंक था, पहले के च वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। च वाले क्वेश्चन को पढ़िए, बेहतर है आपका। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, 52 पत्तों की गड्डी होती है। ठीक है, गड्डी जो ताश की गड्डी होती है 52 पत्तों की होती है और पहले ही बता दिया कुल पत्ते कितने 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त करने के लिए प्रायिकता, यानी लाल रंग का एक बादशाह प्राप्त करने के लिए प्रायिकता बताइए। और दूसरा, एक तस्वीर वाला पत्ता, एक जो है तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने के लिए प्रायिकता बताइए। बेहतर प्रश्न है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, और हम सबसे पहले याद करते हैं लाल रंग का एक बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, लाल रंग का बादशाह, ठीक है, बादशाह प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लिखेंगे कुल पत्ते यानी कुल परिणाम हो गया। कुल पत्ते जो है 52 पत्ते हैं तो 52, और 52 पत्ते में केवल 4 बादशाह होते हैं। और देखिए जिसको जो है ताश की गड्डी के बारे में मालूम रहेगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, देखिए 52 पत्ते में 4 बादशाह होता है और 2 काले रंग का होता है, 2 लाल रंग का होता है। ठीक है, यानी तो लाल रंग का बादशाह लिखेंगे। कुल पत्ते 52 पत्ते हो गए और लाल रंग का बादशाह 2 होता है। ये हो गया हमारा अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 है और बटे में कुल परिणाम 52 हो जाएगा। 52 2 एक कलम 2 और 52 2 एक कलम 2 और 2 से 26 बार में कट गया, यानी प्रायिकता PE बराबर, प्रायिकता मतलब मिला क्या 1/26। ये हमारा लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने के लिए प्रायिकता जो होगा 1/26 होगा। आंसर हो गया। और जो होगा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका कहा था एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने के लिए प्रायिकता, एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त, एक तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, काट दीजिए। एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने के लिए प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते जो है 52 पत्ते हैं। अब तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करना है। तस्वीर वाला पत्ता टोटल जो होता है 52 पत्ते में कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं आपको पता है? देखिए गुलाम से स्टार्ट होता है, गुलाम बेगम बादशाह, यानी 4 होता है। 4 गुलाम होता है, 4 बेगम होता है, 4 बादशाह होता है। टोटल तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है। 12 पत्ते जो है तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो 12 लिख दिए, यानी अनुकूल परिणाम आपका 12 हो गया, जिससे हमें प्रायिकता ज्ञात करना। कुल परिणाम 52 है, तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? PE बराबर अनुकूल परिणाम 12, कुल परिणाम 52। 2 से ये आपका 6 बार में, 2 से आपका 26 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 13 बार में, तो मिला क्या आपका? प्रायिकता बराबर 3/13 मिला, यानी तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने के लिए प्रायिकता जो मिला आपका 3/13 मिला है। आपका आंसर एक तो ये हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आपका आंसर सिंपल हो गया। अब देखिए ये जो है आपका सेट 3 का जो था आपका क्वेश्चन नंबर कौन था? सेट 3 के खंड ब का क्वेश्चन नंबर पहले का था। अब हम सब क्वेश्चन करेंगे सेट 3 के पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर इससे 2 से करेंगे, समझ गए? पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे, क्योंकि वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कर देंगे तो, क्योंकि जो है आपका सिंपल तरीके से सॉल्व कराया जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम सोचते हैं हर एक बच्चे एक एक क्वेश्चन को समझे। ठीक है, चलिए PDF के लिए हम आपको बता दें, जिनको भी PDF चाहिए, अगर चाहिए तो चाहिए, ठीक है, लिंक आपको
वीडियो के ऊपर ही मिल जाएगा, लास्ट तक देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हुआ जी, हमारा व्हाट्सअप नंबर यहीं पर रखे हुए थे। चलिए पीडीएफ के लिए देखिए, पीडीएफ के लिए जो है आपका व्हाट्सअप नंबर है 9026206620। इस पर व्हाट्सअप करना है कि सर हमें जो है अनसॉल्व 2026 क्लास 10th मैथ अनसॉल्व 2026 का पीडीएफ चाहिए। आपका जो भी कंडीशन है, बहुत कम मात्रा में चार्ज लगाया गया है आपको पीडीएफ प्राप्त करवाने के लिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये में आपको 7 सेट के पीडीएफ दिए जाएंगे क्लास 10th मैथ के, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये में। और पीडीएफ ले लीजिए, हम तो कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा, काम चलेगा, बट अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो सीरियल वाइज एक एक क्वेश्चन का सल्यूशन रहता है, एग्जाम के समय आप तुरंत पढ़कर एग्जाम देने चले जाएंगे। ये आपका एक जो होता है फायदा होता है, ठीक है, समझ गए। और जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आप सबको पीडीएफ प्राप्त करवाने के लिए, इसलिए बहुत कम मात्रा में आपके लिए चार्ज किए ताकि सब बच्चे जो पीडीएफ प्राप्त कर ले, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम सब सेट 2 यानी सेट 3 के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, इसी प्रकार बेहतर वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को जितने बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे।